हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करने वाले हैं प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रीएम्बल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके हम कंप्लीट बैकग्राउंड को जानेंगे और प्रस्तावना होती क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है और इसमें जो शब्द दिए गए उनका मतलब क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और प्रस्तावना में जो शब्द वगैरह है या फिर प्रस्तावना कहाँ से ली गई है और प्रस्तावना में क्या अभी तक संशोधन हुआ है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स जानेंगे। और ये लेक्चर और जितने भी पॉलिटी के लेक्चर मैं ले रहा हूँ वो सभी आपके यूपीपीसीएस प्री के लिए और आरओ 2025 में जो एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई 2025 को, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीडीएफ की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पॉलिटी की पीडीएफ के साथ अन्य सभी पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर बहुत सी पीडीएफ आपको दी जाएंगी। एग्जाम वेब ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको फ्री कोर्सेज के साथ में फ्री पीडीएफ और अन्य सभी फ्री स्टडी मटेरियल भी दिया जाता है। तो उसको जरूर आप लोग डाउनलोड करिएगा और लॉगिन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, यानी प्रीएम्बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यानी प्रीएम्बल, प्रस्तावना। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो प्रस्तावना है या प्रीएम्बल कह लेते हैं, तो प्रस्तावना ये कब पेश की गई थी। मतलब भारतीय संविधान में प्रस्तावना क्या संविधान के बाद आई है, यानी संविधान जब बनकर तैयार हो गया तब आई है, या फिर इससे पहले आई है। तो देखिए, इसमें आपको कई बार कंफ्यूजन भी होगा, क्योंकि जो संविधान में प्रस्तावना है और जो 13 दिसंबर 1946 को, जो मैंने इससे पहले लेक्चर में बताया था, 13 दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, उसमें एक रिजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं। और वही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है और उसी उद्देश्य प्रस्ताव में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करके बाद में संविधान में इसे प्रस्तावना के तौर पर ऐड कर दिया जाता है। तो ये चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्रस्तावना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रस्तावना के बारे में क्या जानना है, प्रस्तावना में हमें ये चीज याद रखनी है कि इसका विधिक स्वरूप है वो कैसा है। प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो किस प्रकार का है, वो अप्रवर्तनीय है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो कैसा है, अप्रवर्तनीय है। इसके बाद में जो प्रस्तावना में स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए, तो ये अगर डायरेक्टली पूछा जाए कि प्रस्तावना है वो कहाँ से ली गई, तो आप बताइएगा सर अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी यूएसए के संविधान से प्रस्तावना ली गई है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रस्तावना में जो प्रयुक्त भाषा है, प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है या भाषा है, वो कहाँ से ली गई है, वो बताइएगा सर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है सर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। स्रोत इसका क्या है, अमेरिका का संविधान माना जाता है प्रस्तावना। इसके बाद में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, ये तीन शब्द जो हैं वो फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं, स्वतंत्रता है, समता है और बंधुता है, यानी भाईचारा या बंधुता कह लेते हैं। तो बंधुता, स्वतंत्रता और समता, ये तीन शब्द कहाँ से लिए गए, फ्रांस रिवॉल्यूशन यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांस की क्रांति से, या फिर डायरेक्टली कह सकते हैं फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। इसके बाद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी जब हम जस्टिस की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो न्याय कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है, जिसमें सोशल जस्टिस आता है, यानी सोशल जो सामाजिक न्याय। एक आता है इकोनॉमिकल जस्टिस यानी आर्थिक न्याय आता है। इसके बाद में एक आता है पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय आता है, पॉलिटिकल जस्टिस आता है। तो ये तीन प्रकार के न्यायों के बारे में चर्चा की गई है प्रस्तावना में, जो कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई है। इससे पहले हम आगे बढ़ें तो आपको एक बात बता दें कि जो भी प्रस्तावना है वो सभी को याद होनी चाहिए। क्रम वाइज भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आया है, मतलब कौन कौन से क्रम में आया है। तो प्रस्तावना आप लोग एक बार सुनेंगे। प्रस्तावना क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो कब अंगीकृत किया था संविधान सभा ने? संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। इसके बाद में प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व कहां से लिए गए हैं? रूस की क्रांति से लिए गए हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री, ये एक बात किसने कही है? के.एम. मुंशी ने कही है। इन सब चीजों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन जो उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय के कुछ विचार हैं, जैसे संविधान का भाग स्वीकृत माना है, मतलब संविधान का भाग माना है, तो वो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये बात कही है कि ये संविधान का भाग है, और केशवानंद भारती केस में भी इसको स्वीकृति मिली है कि प्रस्तावना है जो वो संविधान का भाग है। और संविधान का भाग जो है वो अस्वीकृति मिली है बेरुबारी केस में। मतलब क्या बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और यह अनसंशोधनीय है। मतलब जब संविधान का भाग ही नहीं है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संशोधन तो तभी किया जाएगा संविधान की चीजों में जब संविधान का कोई पार्ट होगा, यानी संविधान का अगर कोई भाग होगा तभी तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगर कोई भाग ही नहीं है तो उसमें संशोधन किया ही नहीं जा सकता है। इसके बाद में केशवानंद भारती केस आता है और उसमें प्रस्तावना संविधान का भाग है ऐसा बोला गया था और कहा गया था कि अर्थात संशोधनीय है। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है, अगर भाग है तो कैसी होगी? संशोधनीय होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखनी होगी, प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधनीय भी है, लेकिन मूल ढांचे पर असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा संशोधन करना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि संशोधन कर दिया जाए और भारत को क्या है संपूर्ण यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा दिया जाए। मतलब हम पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा नहीं सकते। पंथ निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या है कि भारतीय राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, मतलब राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे। तो ऐसा कोई चीज नहीं की जाएगी जिससे मूल ढांचे में असर पड़े। तो इस बात को ध्यान रखा गया और केशवानंद भारती केस के तहत ये बात बताई गई है कि प्रस्तावना है जो वो संविधान का भाग है और संशोधनीय है, लेकिन मूल ढांचे पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये केस आया कब था? 24 अप्रैल 1973 को आया था। याद रखिएगा 24 अप्रैल 1973 को। और 24 अप्रैल जो आने वाली है इसके आपको कितने 52 साल पूरे हो जाएंगे, 52 ईयर पूरे हो जाएंगे। 2023 में इसने अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाई है केशवानंद भारती केस ने, और वहां से क्वेश्चन पूछा भी गया था। 2023 में कई एग्जाम हुए थे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। और जब प्रस्तावना संविधान का भाग है और संशोधनीय भी है, तो इसी प्रकार से प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में संशोधन भी किया जाता है, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया है, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। याद रखिएगा ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए थे? वो जोड़े गए थे समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अगर हम बात करते हैं कि संविधान की प्रकृति कैसी है, यानी संविधान की जो प्रकृति है वो कैसी है, तो आप बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। और ये हमें प्रकृति पता कैसे चलती है? संविधान की प्रकृति का पता हमें कहां से चलता है? प्रस्तावना से चलता है, क्योंकि प्रस्तावना में इन सभी शब्दों के बारे में चर्चा की गई कि जो प्रस्ताव संविधान है वो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवाद होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और पंथ निरपेक्ष होगा, साथ में क्या होगा? गणराज्य भी होगा। और संविधान में जो शक्ति का स्रोत है, यानी संविधान की जो शक्ति का स्रोत है, जो पावर ऑफ सोर्सेस है, वो कौन है? हम भारत के लोग। और संविधान की जो शुरुआत, संविधान की प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो कहां से होती है? हम भारत के लोग से ही शुरुआत होती है। ये चीज याद रखिएगा। मैंने अभी प्रस्तावना आपको सुनाई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और राजनीतिक विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर
अवसर समता प्रदान कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र में एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये बात कही गई है प्रस्तावना में, ये चीज लिखी है, पूरा मतलब कंप्लीट प्रस्तावना आपको याद करना होगा, तभी आप प्रस्तावना में समझ पाएंगे। अब देखिए प्रस्तावना जो है उसमें संविधान के उद्देश्य के बारे में भी चर्चा की गई है। तो संविधान का उद्देश्य कैसा है? संविधान के उद्देश्य में न्याय के बारे में चर्चा की गई है, संविधान के उद्देश्य में स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है, संविधान के उद्देश्य में समता के बारे यानी समानता के बारे में चर्चा की गई है, और संविधान के उद्देश्य में ही प्रस्तावना बताता है कि बंधुता के बारे में। बंधुता का मतलब क्या होता है? बंधुता का मतलब होता है कि जो देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी होता है, यानी भाईचारा। भाईचारा जो क्या है वो देश की एकता के लिए और अखंडता के लिए सुनिश्चित होता है, जरूरी होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? बंधुता कहते हैं। इसके बाद में अगर हम समता की बात की जाए तो दो प्रकार की समानताओं के बारे में बात की गई, एक तो प्रतिष्ठा की और दूसरी अवसर की समानता, यानी प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। और प्रस्तावना में जितने भी वर्ड या शब्द प्रस्तुत किए गए हैं, दिए गए हैं, वो शब्द कहीं ना कहीं आपको संविधान में देखने को मिलेंगे। जैसे कि स्वतंत्रता के बारे में बात कर ली जाए, न्याय के बारे में बात कर ली जाए, समता के बारे में बात कर ली जाए, तो ये सभी आपको संविधान के अन्य भागों में भी देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे न्याय की अगर बात करते हैं तो डीपीएसपी में आपको देखने को मिलेगा, स्वतंत्रता की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों में देखने को मिलेगा, समता या इक्वेलिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी क्या है आपको फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलेगा। तो संविधान का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। न्याय, कितने प्रकार के न्याय होते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय होते हैं, जिनके बारे में प्रस्तावना में चर्चा भी की गई है। स्वतंत्रता की बात की जाए तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की गई है। वहीं अगर फंडामेंटल राइट्स की बात कर लें तो फंडामेंटल राइट्स में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में चर्चा की गई है। सर कौन से अनुच्छेद में बात की गई? 19.1 या 19 क्लॉज 1 जो अनुच्छेद है उसमें बात की गई है समता के बारे में। कितने प्रकार की समता बताई गई है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता बताई गई, जो कि प्रस्तावना में की गई है। इसके बाद में प्रस्तावना में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं जैसे समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, इन शब्दों का क्या मतलब है उनके बारे में भी हम डिटेल से जान लेते हैं। देखिए समाजवाद की अगर बात की जाए तो समाजवाद जो है वो गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद होगा। ऐसा भारत में बात कही गई कि भारत का जो स्वरूप है वो समाजवाद होगा, लेकिन किनकी विचारधाराओं पर प्रभावित होगा? वो विचारधारा होगी गांधी की विचारधारा और नेहरू की विचारधारा पर प्रभावित होगा। ऐसा समाज होगा हमारा भारत समाज। इसके बाद में यह एक प्रकार का लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। और डीसी नकारा केस 1982 में हुआ था। इस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि भारत गांधी एवं नेहरू की विचारधाराओं से प्रभावित समाजवाद है। इसके बाद में एक शब्द प्रयुक्त होता है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है कि जहां अंतिम शक्ति जो है वो किसके पास होगी? जनता के पास होगी। मतलब जनता जब चाहे तब किसी भी प्रतिनिधित्व को हटा सकती है या फिर किसी को भी वहां पर ला सकती है, अपने किसके द्वारा? वोटिंग राइट्स के द्वारा, मतदान के द्वारा क्या कर सकती है? किसी भी व्यक्ति को लीडर बना सकती है और किसी भी व्यक्ति को लीडरशिप से हटा भी सकती है। इसके बाद में एक शब्द प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है कि जिसका कोई भी अपना कोई राजकीय धर्म या स्टेट रिलीजन नहीं होगा, यानी कोई भी अपना राजकीय धर्म या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य के लिए सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और राज्य के लिए सभी धर्म क्या होंगे? एक समान होंगे। जितने राज्य हैं तो राज्य के लिए जितने भी धर्म होंगे तो सभी के लिए कैसे होंगे? एक समान होंगे। और राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी राजकीय धर्म नहीं होगा। ये बात किसमें? प्रस्तावना में ही कही गई है। और शब्द प्रयोग किया गया है पंथ निरपेक्ष, जो कि मूल ढांचे का भी भाग है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर का भी भाग है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछूं कि संविधान में अब तक संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अब तक संशोधन हुआ है? तो आप लोग बताइएगा कि सर हाँ हुआ है। तो कौन सा संशोधन हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो होता है
उसमें होता है। और इसमें कुल 3 शब्दों को जोड़ा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि वो 3 शब्द कौन कौन से थे जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन की मदद से जोड़े गए थे। बताइएगा कौन कौन से शब्द थे। वो 3 शब्द थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष और कौन सा है? अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसके तहत? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़े गए थे। इसके बाद में एक शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या है? ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना होकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। और भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। क्या प्रेसिडेंट वंशानुगत होता है? मतलब क्या प्रेसिडेंट वही प्रेसिडेंट बनता है जो मन चाहे, मतलब जो भी वंशानुक्रम से बन जाता? तो ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर वंशानुक्रम नहीं चलता है, बल्कि क्या है? प्रत्यक्ष तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन कह लीजिए या डायरेक्ट इलेक्शन कह लीजिए, दोनों में से कोई भी इलेक्शन के तरीके से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, जो भारतीय प्रेसिडेंट होता है, वो कैसे चुना जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से चुना जाता है। जब हम प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तब इन सब चीजों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। नागरिक सभी पद पर आसीन होने के लिए योग्य होगा। मतलब भारतीय नागरिक जो भी होगा वो क्या होगा? किसी भी पद पर जा सकता है, बस उस पद की अर्हताओं को ध्यान यानी योग्यताओं को ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दिवालिया है या फिर जो बैंकरप्ट है वो जाकर एमपी या एमएलए का इलेक्शन लड़ ले, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बैंकरप्ट है। संविधान में इसके बारे में बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति है भारत का नागरिक होना चाहिए तभी वो चुनाव लड़ सकता है, या फिर वो बैंकरप्ट या दिवालिया नहीं होना चाहिए या पागल नहीं होना चाहिए तो वो चुनाव लड़ सकता है। मतलब कोई भी पद हो, चाहे वो एमपी का हो या एमएलए का हो या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई पद हो, तो वो सभी पद पर कोई भी नागरिक है वो आसीन हो सकता है। बस क्या याद रखना होगा? उसको योग्यताएं पूरी करनी होंगी। जो उस पद के लिए योग्यताएं होंगी वो पूरी करनी होंगी, तो वो उस पद पर आसीन हो सकता है। इसके बाद में एक शब्द प्रयुक्त होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता हो, यानी एक कोई भी देश है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तब होगा जब उसके पास चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके के जो निर्णय हैं, डिसीजन हैं, वो स्वयं लेता हो। यानी अगर कह लीजिए एक हम संघ की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रकार का एक संघ है जो कई सभी देश इसके लगभग सदस्य हैं। और इसमें क्या है कि इसके जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्य इसकी बात मानते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं कि वो जो कहता है वही सब करते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब क्या है कि कोई भी देश है अगर वह अपने स्वयं के आंतरिक और स्वयं के बाह्य निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता है, मतलब उसके पास पावर है कि वो कौन कौन से निर्णय ले और कौन से निर्णय ना ले, किसके साथ संबंध अच्छे बनाए, किसके साथ संबंध ना बनाए, या फिर किसके साथ वो व्यापार करे, किसके साथ व्यापार ना करे। तो ऐसे सभी निर्णयों के लिए अगर कोई देश अपने आप में शक्ति रखता है, किसी की बात नहीं मानता है, तो उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य कहते हैं। जो कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। किसमें ये बात कही गई? प्रस्तावना में ये बात कही गई है। अब देखिए प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य को लेकर जो कुछ शब्द हैं या प्रस्तावना के लिए कुछ बातें कही गई हैं, कुछ कथन कहे गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक व्यक्ति हुए एन ए पालकीवाला, इन्होंने प्रस्तावना के लिए कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, यानी आइडेंटिटी कार्ड है। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना आइडेंटिटी कार्ड है। किसका? संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडेंटिटी कार्ड है। इसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी है, संविधान की आत्मा माना है प्रस्तावना को। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा सुप्रीम कोर्ट ने और ठाकुरदास भार्गव ने माना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज माना है, यानी जो एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या पवित्र दस्तावेज माना है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने
संविधान के किस भाग को या किस अनुच्छेद को, प्रॉपर अगर अनुच्छेद की बात कर ली जाए तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसमें 5 प्रकार की रिट के बारे में चर्चा की गई है और उन रिट से रिलेटेड कोई भी या फिर मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो रिट दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल कर सकता है। तो ये बात कही गई अनुच्छेद 32 में, और जब ये बात अनुच्छेद 32 में कही गई है तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कौन है? अनुच्छेद 32 है, और साथ ही में प्रस्तावना भी है। लेकिन प्रस्तावना किसने कही है? ठाकुरदास भार्गव ने कही है। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, जबकि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसके बाद में डॉक्टर के एम मुंशी हुए हैं, तो इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है, यानी होरोस्कोप कहा है। क्या कहा है? होरोस्कोप, संविधान की जन्म कुंडली कहा है के एम मुंशी ने। किसने कहा है? के एम मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में जो प्रावधान है वो प्रस्तावना का उल्लेख अन्य प्रावधानों में भी देखने को मिलता है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्वों में, यानी डीपीएसपी में भी देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ पर देखने, कौन कौन से प्रावधान है जो देखने को मिलते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात कहां पर की गई है? डीपीएसपी में कही गई है। अगर वहीं हम डीपीएसपी की बात कर लें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हालांकि जब ये टॉपिक आएगा इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूं। डीपीएसपी जो है वो संविधान के भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये ली गई है। डीपीएसपी कहां से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो 36 से 51 तक डीपीएसपी के में कहा गया है। कहां से कहां तक? 36 से 51 तक कहा गया है। इसके बाद में मूल अधिकारों में भी प्रस्तावना में जो शब्द उल्लेख हैं उनका उल्लेख किया गया मूल अधिकारों में। जैसे अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। लेकिन प्रस्तावना में केवल 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी है वो भी स्वतंत्रता? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। इन 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में प्रियम्बल में चर्चा की गई। पांचों प्रकार याद कर लीजिएगा और क्रम से याद करिएगा, क्योंकि क्रम वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो अभी 2024 में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें टर्मिनोलॉजी से या फिर क्रम से क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे कि क्रम से लगाइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। तो इन सब चीजों पर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, टर्मिनोलॉजी का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद में मूल कर्तव्य में भी चर्चा की गई है। प्रस्तावना के शब्दों में, प्रस्तावना के जो शब्द हैं, प्रस्तावना का जो उल्लेख है वो मूल कर्तव्य में भी किया गया है। देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना को किसमें? मूल कर्तव्य में, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बात कही गई है। अच्छा, मूल कर्तव्य जो है वो मूल संविधान का, यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। मूल कर्तव्य जब मूल संविधान का हिस्सा नहीं था तो इसको कब जोड़ा गया था? इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत जोड़ा गया था और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। और उस समय मूल कर्तव्य थे 10, अब कितने हैं? अब 11 मूल कर्तव्य हैं। और अगर भाग की बात कर लेते तो भाग 4 का में इनका वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 51A अनुच्छेद हो जाएगा। अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, तो प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन केवल अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत ही संभव है। यानी अनुच्छेद 368 में जिस प्रकार से संशोधन की बात की गई है उसी प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मतलब साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसमें संशोधन किस प्रकार के बहुमत से किया जाएगा? इसमें संशोधन विशेष बहुमत से किया जाएगा। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से किया जाएगा।
और संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना में लिखे गए शब्द संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि प्रस्तावना में जो भी शब्द लिखे गए हैं वो संसद और राज्य विधानमंडल में जितने भी कानून हैं उनको क्या कर नहीं कर सकते हैं, ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ओवरराइड नहीं कर सकते, ये चीज याद रखिएगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा है, प्रस्तावना को याद किया, प्रस्तावना में जितने भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन शब्दों को याद किया है, कौन से शब्द किस क्रम में आए हैं तो उस चीज को भी मैंने डिटेल से बताया है। अब आपका होमवर्क क्या है कि आपको प्रस्तावना याद करनी होगी। अब प्रस्तावना आपको पूरी तरीके से याद करनी होगी। जो भी प्रस्तावना में जिस प्रकार से शब्द लिखे हैं, जिस क्रम में शब्द लिखे हैं उस क्रम में भी आपको याद करने होंगे, क्योंकि यहाँ से क्रम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रम किस नंबर पर आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप कोई भी क्वेरी करना चाहते हैं तो आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप आ सकते हैं। तो वहां पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फ्री कोर्सेज के लिए, फ्री टेस्ट के लिए आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर आपको बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएंगी जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगी। तो इसको आप लोग जरूर डाउनलोड करिएगा। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट और इस वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ यानी इंडियन पॉलिटी की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको एग्जाम वेब ऐप पर ही मिलेगी। कंप्लीट पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? एग्जाम वेब ऐप पर मिलेगी। तो एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।